तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर लव स्टोरी एपिसोड 33। भाई 33वें एपिसोड पे आ चुके हैं हमारी प्यार भरी कहानी के। सभी लोग बहुत प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं वीडियो में अभी आगे बताने से पहले कुछ चीजें बता देती हूँ आपको। आप लोग बोल रहे हो कि बीच बीच में फोटोज नहीं डाल रहे हो अभी आप, और मतलब अच्छा लगता है और वो हमको भी लगता है कि यार होनी चाहिए, क्योंकि आप उस चीज से कनेक्ट कर पाते हो। तो हम ये जो भी बीच की जो कुछ चीजें रह गई हैं लाइक फोटोज ये वो सब, उसके लिए आपको अलग से एक पूरा अलग से आएगा। और जब लव स्टोरी एंड होगी ना उस टाइम पे हम आपको अलग से फोटोज का एक पूरा वीडियो देंगे। हाँ, उसके अलावा अलग से आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम आपसे लास्ट वाली लव स्टोरी में पूछेंगे, और वो क्वेश्चन फिर हम उठाएंगे अलग से, एक अलग वीडियो बनेगा उसका प्रॉपर। तो आप वो मतलब वो चीज़ हम आपके सारे सवालों का जवाब देके जाएंगे ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे बीच क्योंकि में। अभी बीच बीच में काफी सारे सवाल आ रहे हैं, तो अगर हम बीच में क्वेश्चंस लेने बैठ जाएंगे तो वो स्टोरी में एक थोड़ा सा इंटरप्ट सा हो जाएगा। आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा, तो हम उसको बिल्कुल ही अलग रखते हैं ताकि आप पूरी स्टोरी अच्छे से देख सको, और बाद में उसके बाद जो भी क्वेश्चन है हम उन पे आंसर करेंगे। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं गाइज। हम लोग कर रहे थे अपनी शादी की तैयारियां, और तैयारियों के बीच ही ऐसा हुआ कि जो कि हमारी आपको पता है कि वेन्यू को लेके चीज़ें चल रही थी, और फाइनेंशियली चीज़ें चल रही थी, ये चीज़ें चल रही थी। तो मैं सबसे पहले सिर्फ यहाँ पे ना इस वीडियो को आगे करने से पहले और एक Q&A को अलग करने से पहले सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे देना चाहती हूँ। वो आप उसको प्लीज ऐसे मत लेके जाना कि किसी हेटर का क्वेश्चन उठा लिया। नहीं, ये हेटर का क्वेश्चन नहीं है, ये एक कॉमन पर्सन का क्वेश्चन हो सकता है जो कि बहुत प्रैक्टिकल शायद जिंदगी जीता हो, बट मैं उतनी प्रैक्टिकल नहीं हूँ। किसी ने कमेंट बॉक्स में ये लिखा था कि अगर इतने ही फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे थे तो फिर इतनी ग्रैंड वेडिंग करने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी प्री वेडिंग करवाने की, क्या जरूरत थी ये सब कराने की। तो देखो, मैं एक चीज बोलती हूँ कि हर किसी के अपने सपने होते हैं, हर किसी के अपने ड्रीम होते हैं, और भाई हम अपने माइंड में ये लेके तो चलते नहीं है। फिर मुझे लगता नहीं कोई भी ये लेके चलेगा कि हमको 10 बार शादी करनी है, तो पहली शादी पे ये रहेगा ना, दूसरी शादी पे ये कर लेंगे, तो 2-3 बार 4-5 बार 6-7 बार शादी तो होगी नहीं भाई, एक ही बार होती है यार। देखो उसी के अरमान थे। सीधी सिंपल सी बात है, हम हमारी लाइफ में आज जितनी भी चीजें हैं ना, हम उनके बिना भी जी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम वो खरीदते हैं ना। एग्जैक्टली। तो वही चीज़ है कि हम शादी सिंपल कर सकते थे, बहुत सिंपल कर सकते थे, हम भी मतलब नॉर्मल सी करके और बैठे होते, लेकिन ये जो इतने सारे लोगों को वो चीज़ दिखी, फिर लोगों ने जो स्टेप लिया, वो चीज़ नहीं हो पाती फिर। और मैं तो प्राउडली बोल सकती हूँ ये चीज़ कि हाँ, हमारी वजह से बहुत सारे लोगों ने स्टेप लिया है। Exactly. जो हमें पर्सनली मैसेज करते हैं कि आपकी वजह से हमने घर पे बताया, या आपकी वजह से हम ये शादी वाला स्टेप लेने जा रहे हैं, हमें उतनी हिम्मत आई है और दुनिया के सामने लेने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें, तो अगर वहाँ पे लोगों को हेल्प मिल रही है तो उसमें मतलब हमें तो अच्छा ही लगेगा ना यार। और अगर हम इतना बड़ा स्टेप इस तरीके से नहीं लेते तो लोग इस तरीके से निकल के नहीं आते, और लोगों को ये समझ नहीं आता कि शादी 2 लड़कियों की इतने नॉर्मल तरीके से हो सकती है। शादियां तो पहले भी हुई हैं, बहुत शादियां हुई हैं, लेकिन किसी शादी में 2 लड़कियों ने प्री वेडिंग नहीं कराया ऐसे जैसे हमने कराया। हमने जैसे सोशली डाला है, किसी ने नहीं डाला। Exactly. शादी भी बहुत सारे लोगों ने ग्रैंड तरीके से कराई है, लेकिन उन्होंने सोशली नहीं डाला, उन्होंने अपने घर के अंदर अंदर की है। तो समझ रहे हो किस तरीके से हम भी चाहते तो मतलब घर वालों की बात मान के घर के अंदर कर सकते थे, वो भी खुश हम भी खुश, लेकिन वो तो चलो चीज़ें अलग हो गई वहाँ पे। वो हम वो चीज़ भी मानने को एक बार को रेडी थे, बट हमारा प्लान वही था कि हम लोग बाद में डाल देंगे हमारा प्लान वही था कि हम लोग बाद में डाल देंगे। अभी तो चलो घर वालों को थोड़ा सा कन्विंस करना है, तो उसके लिए हमने बोल दी थी ये बात, मतलब मैंने बोल दी थी, बट मेरा ये था कि हम लोग बाद में इसको करेंगे रिवील। तो ये चीज़ें होती है। रीज़न ये था शादी को इतना ग्रैंड लेवल पे करने को, और उसको इस तरीके से दुनिया के सामने लेके आने का। फिर उसके बाद रही हमारे इंटरव्यूज़ की बात। अगर हमको मतलब ऐसा ही था तो हम इंटरव्यूज़ ना देते भाई। वो इंटरव्यूज़ जो जितने भी हुए ना, या फिर जो स्टॉक का, फिर बड़े बड़े ब्रूड पे और बहुत बड़े बड़े चैनल्स पे जो हमारे इंटरव्यू, वहाँ पे चीज़ों को बताने का मतलब वही था। और हमने कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं बताई। आप एक भी इंटरव्यू उठा के देख लो, एक सिंगल इंटरव्यू में आपको हमारी एक भी नेगेटिव चीज नहीं दिखेगी। नेगेटिव से मेरा मतलब है इवन गवर्नमेंट को लेके भी आपको कोई भी चीज हमारी नेगेटिव नहीं दिखेगी, क्योंकि हम उसको नेगेटिव नहीं मानते हैं। हाँ, जो सच बात है हम नहीं मानते। हालांकि इस चीज से बहुत सारे लोग हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। बहुत सारे लोग जो इसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, या बहुत सारे लोग जो नॉर्मली चीज़ों को लेके बहुत चीज़ों को स्प्रेड करते हैं और स्ट्रेच करते हैं, तो हम उस चीज़ को नहीं मानते, क्योंकि हमको इतना राइट मिला हुआ है। मैं सेटिस्फाइड हूँ मैं उसमें भी यार। एटलीस्ट हम उस कंट्री में तो नहीं रहते ना जहाँ पे ये क्या बोलते 377 बोलूँ LGBTQ मैरिज या फिर LGBTQ रिलेशनशिप में जो भी लोग हैं वो क्राइम है, जहाँ पे उनको मारा तो नहीं जा रहा, मारा तो नहीं जा रहा ना।
तो मैं तो भाई अपने देश से मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने राइट्स मेरे देश ने दिए हैं कि हम लोग आराम से अपने जिंदगी जी सकते हैं, फ्रीली अपनी आइडेंटिटी बता। हाँ, ये चीज़ है कि हमें मैरिज के टाइम पे मतलब मैरिज लीगल ना होने के हमें बहुत सारे नुकसान भी है, क्योंकि अभी आपने थोड़े टाइम पहले ही देखा होगा एक आई थिंक साउथ की साइड में एक कपल थे जिन्होंने शादी की थी, वो गे कपल थे और उसके पार्टनर की डेथ हो गई थी और जो बॉडी है वो मतलब उसको नहीं मिली, उसकी फैमिली ने मना कर दिया और उसको नहीं मिली। इस वजह से मैरिज लीगल राइट्स होने चाहिए, मतलब ठीक है वो चीज़ हमें बुरी लगती है, लेकिन हम जो चीज़ हमें मिली है हम उसको तो नहीं नकार सकते। लेकिन आप उसके लिए अपनी कंट्री के गवर्नमेंट को आप हेट नहीं दे सकते। हाँ। ना, तो ये बेसिक ये चीज़ें हैं। तो हमने हमेशा अपनी चीज़ों में, अपनी बातों में, अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी स्टोरी में या कुछ भी अगर बताया है कैमरे के आगे तो वो बिल्कुल पॉजिटिव बताया और पॉजिटिविटी के साथ ही बताया, ताकि आप लोग भी कुछ अच्छा ही रहो और अच्छा ही सीखो उस चीज़ से। कभी भी किसी को कोई गलत चीज़ नहीं। तो ये तो वही वाली बात हो गई, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। क्यों ऐसा करना? अगर फिर ये सोच के देखो ना, अगर ये राइट भी नहीं मिलता फिर क्या करते? सोचो, ऐसा हम आपको बैठ के थोड़ी ना स्टोरी सुना रहे होते फिर जेल में बैठे होते हैं। एग्जैक्टली। अगर पहले के सिनेरियो में होते तो। हाँ। तो चलो गाइज, ज़्यादा ज्ञान और बाकी बहुत पड़ा है इसके बाद देने के लिए आपके सवाल आएंगे, बहुत सारा ज्ञान आएगा, बहुत सारे जवाब आएंगे। तो फिलहाल हम कहानी में बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता है हमको वेन्यू के लिए प्रॉब्लम हो रही थी और हम अपनी शादी के लिए एक डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे थे, प्लस हमको प्री वेडिंग कराना था, प्लस शॉपिंग करनी थी, प्लस हमको घर सेटल करना था, प्लस फाइनेंशियली थोड़ा सा दिक्कत इसलिए आ रही थी क्योंकि हमने बहुत ही 2-4 साल से प्लानिंग नहीं की थी कि भाई 2-4 साल से प्लानिंग कर रहे हैं, शादी करनी है। सेविंग्स नहीं थी बेसिकली हमारे पास सेविंग्स नहीं थी, जो भी था थोड़ा बहुत हमारे अकाउंट्स में था। तो हमको ये हो गया कि अब शादी करनी है तो इस तरीके से। तो जो हमने एक बजट बनाया था कि इतने में ये आ जाएगा, इतने में ये आ जाएगा, तो हमने वो इस तरीके से बजट बनाया था। अच्छा, हमें एक चीज़ और, सॉरी, हमें दिक्कत इसलिए भी नहीं है ना, मतलब फाइनेंशियली हमारा अपने आप ऐसे होता चला गया ना, क्योंकि सेविंग्स तो हमारे पास थी नहीं, बट हमने जो शादी की शॉपिंग वगैरह ये सब है ना बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी, मतलब महीनों पहले से ही शुरू कर दी थी, 1-2 महीने पहले। हाँ। एक 1.5 महीने पहले। वो कैसे मैनेज हुआ ना, मैं आपको बताती हूँ कि वो ना, मतलब जैसे जैसे हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है ना, ऐसे हर महीने हमारे अकाउंट में भी यूट्यूब पैसा भेजता है। तो वो हर महीने जैसे जैसे भेजता गया, हमने उससे वो चीज़ें मैनेज करते रहे हम लोग। तो डिटेल में भी यशु बताएंगे। तो ये सब ये तो बात की बातें हैं। हाँ। बताएंगे। तो इस तरीके से मतलब हम शॉपिंग हमारी ऐसे स्टार्ट हो, ये सही बोल रहे हैं। जितना हमारे पास कैश होता था उतने कैश पे जाते थे, जितना हमको लगता था कि ये कार्ड से जाके हम नेक्स्ट मंथ पे कर देंगे तो हम उस पे जा रहे थे। वो मतलब क्रेडिट कार्ड। हाँ, क्रेडिट कार्ड तो हमारे पास है, तो भाई ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी भाई हमारी। अब मेन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही थी, चलो शादी का तो हम सोच ही लिया कि शादी कर रहे हैं, सब डिस्कशन चल रही है, घर वालों के साथ भी चल रही है, बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़े जो प्रॉब्लम आई थी वो आई थी हमको मुंबई में, जब इन्होंने बोला कि इसके बाद मुंबई में ही रहना है, तो घर को लेके घर ढूंढना, घर का रेंट, घर का डिपॉजिट। मुंबई में सबसे ज़्यादा मारता है आपको डिपॉजिट, क्योंकि एक डिपॉजिट जाता है अच्छा खासा यहाँ पे 75,000, 1 लाख, जैसा कि आप घर ढूंढोगे उस हिसाब से, मतलब कि 70 से नीचे तो यहाँ पे डिपॉजिट जाता ही नहीं है। डिपॉजिट का मतलब भी बता देती हूँ, जैसे हम इस घर में रह रहे हैं तो एज ए सिक्योरिटी के तौर पे ना, जो हमारा ऑनर है हमको उसे 50,000 या जितना भी डिपॉजिट होता है वो हमें उसको दे के रखना होता है। फिर जब हम लोग ये घर छोड़ेंगे तो वो हमें वापस दे देगा। हाँ। रेंट अलग होता है, डिपॉजिट अलग जाता है पूरा। फिर ब्रोकर, यस, फिर ब्रोकर का दिक्कत ये होता है कि भाई ब्रोकरेज लेता है वो, यहाँ पे 1.5-2 ब्रोकरेज का सिस्टम चलता है। मतलब अगर आप मुंबई में 1 BHK देख रहे हो ना, तो आपके पास हैंड में जो कैश होना चाहिए वो 1 लाख रुपया होना चाहिए कम से कम। और ब्रोकरेज यहाँ पे कैसी होती है कि जैसे आपने मान लो मैंने घर लिया, मेरे घर का रेंट है 17,000 रुपए सपोज दैट, तो मेरे को ब्रोकर को 1.5 ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, यानी कि कितना, एक पूरा रेंट और एक रेंट का आधा रेंट, यानी कि 1.5 गुना रेंट का 1.5 गुना ब्रोकरेज को देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिक्कत होती है कि वो हर साल ब्रोकरेज मांगता है आपसे, जितना रेंट बढ़ जाएगा उस हिसाब से आपसे वो 1 या 1.5 ब्रोकरेज मांगता रहता है। तो ये यहाँ की सबसे ज्यादा पेनफुल चीजें हैं जो आपको दिक्कत देती हैं कि आपके पास अपना घर भी नहीं है, आप डिपॉजिट भी देके बैठे हो, आपको ब्रोकर को भी पैसा भरना है और रेंट भी भर रहे हो। तो ये यहाँ की चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं पता होंगी, मुझे पता है, क्योंकि नॉर्थ में चलता नहीं है, क्योंकि हमको भी नहीं पता था। तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी बात की आ रही थी कि ये वाला जो लाख रुपए ये कैसे मैनेज करेंगे, कैसे होंगी ये सारी चीजें। तो फाइनली जब हम एक दिन अपना पूरा बैठे थे, बना रहे थे और चीजें बनती गई
तो हमको जब हमारे पास पूरा एक बजट बन के आ गया था तो उसके बाद हम बैठे, हमने कहा यार ये इतना इतना पैसा तो चलो यहाँ से मैनेज कर लेंगे। लाइक हमारे पास जो कैश चलो था, आज कार्ड हम थे, आपको रिवील भी करते हैं कि हमने शादी में कितना पैसा लगाया। और उसके बाद हमने बैठ के ये चीजें देखी कि यार अब इसके अलावा, लाइक होता है ना बंदा बैठता है कि अब इसके अलावा पैसा किधर से आएगा, अपने पास तो सेविंग नहीं है, अपने पास तो कुछ है नहीं, ऐसा तो किधर से पैसा आएगा। फिर हमारा दोनों का दिमाग दौड़ा हमारे पीएफ की तरफ, जिसको हमने आज तक छोड़ा नहीं था। मतलब मैंने जॉब की, इन्होंने की, तो हमारे पास पीएफ पड़ा हुआ था हमारा। तो हमको ये था कि यार अभी पीएफ पे चलना है, पीएफ पे जाना है, और मैं 2 बैंक में जॉब कर चुकी थी तो मैंने पहला भी पीएफ पर निकाला नहीं था। और हमारे दिमाग में ये था कि पीएफ के लिए हम अप्लाई करेंगे और तुरंत पैसा आ जाएगा हमारे पास। हाँ, ये भी चीज़ थी हमारी। और मेरे को 5 ईयर से ज़्यादा हो गई तो मेरी पेंशन भी थी उसमें, तो वो पेंशन का पैसा भी था, आ गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि मेरे साथ ना दिक्कत हो रही थी क्योंकि मेरा 2 अलग अलग आईडी जनरेट हो गई थी पीएफ की, जिसके वजह से वो मर्ज नहीं हो पा रहा था, और अलग इस अलग चीज में पे भी दिखा मुझे रहा था। प्राउड है कि ये सारी चीजें ना मैंने अकेले मैनेज की थी, जबकि मुझे कुछ नहीं आता था मेरे को तो इसमें। नहीं था इस बारे में मुझे knowledge। कुछ नहीं पता था इसका, जबकि और मैंने सारा यूट्यूब से देख देख के कैसे क्या करना होता है, कैसे क्या करना है। पहली बार पीएफ निकाल रहे थे, मेरा तो नॉर्मली निकल गया था, but मेरा मेरे में अप्लाई हो गया problem था। आ रही थी। इसके में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो भाई वो सारा फिर हमने करा बड़ी मुश्किल से यार। तो यहाँ से हमारी ये चीज़ें स्टार्ट हुई। और फिर हमारा जो मुंबई वाला जो घर का प्रोसेस था उसके लिए भी हमने लाइक जो भी डिपॉजिट की अमाउंट थी वो मैनेज की। यहाँ से इनका पीएफ आ गया तो हमने वहाँ से उसके लिए अमाउंट दी कि भाई वो तो देना ही है डिपॉजिट। फिर हमने ऐसे ब्रोकर के थ्रू एक घर देखा और उस टाइम पे हमको घर ढूंढने में बड़ी दिक्कतें आई। दिक्कतें इसलिए आई क्योंकि हमको कोई घर ही नहीं मिल पा रहा था और हम वहाँ पे थे भी नहीं। तो फिर जो ब्रोकर के थ्रू हमको एक घर मिला जिसका रेंट भी बहुत ज़्यादा था, और वहाँ पे हमने बात करके, बहुत ज़्यादा रेंट था यार। और हमने मतलब वहाँ पे एक बेड लगा हुआ था और अलमीरा लगी हुई थी, तो हमको उस टाइम पे ये था कि ठीक है, सेमी फर्निश्ड था, सेमी फर्निश्ड में बोल सकते हो आपको, एक बेड लगा था और अलमीरा थी। तो हमने कहा चलो यार ठीक है, हमने उसको जैसे कैसे करके डन कर लिया वीडियो में देख के कि चलो ठीक है ये वो, और हमने डन कर लिया। तो भाई वो घर हमारा डन हो गया। उसके बाद हमारी चली शादी की शॉपिंग। शादी की शॉपिंग में हम ये सोच के चले थे कि भाई मैं 10,000 12,000 का लहंगा ले लूंगी। देख लो बेवकूफ़ी की बात। मैंने कहा दिल्ली में सस्ते मिलते हैं। पहले हमारी शॉपिंग की बात चल रही थी जयपुर से। काव्या ने बोला दीदी आप इधर आ जाओ और मैं आपको यहाँ से शॉपिंग कराऊंगी, मस्त दिलवाऊंगी कपड़े। फिर अचानक से ये हुआ कि नहीं भाई चांदनी चौक बड़ा फेमस है लहंगों के लिए। मैं देखती थी वीडियो, अरे 5,000 का लहंगा, 4,000 का लहंगा। मैंने कहा डुब्बू यहीं से आ जाएगा 10-12,000 का लहंगा बस। मैंने कहा एक ही बार तो पहनना है शादी में। तो भाई ये प्रॉब्लम आ गई, जब लहंगा देखने गए 50,000 60,000 80,000 ऐसे हो रही है कॉस्ट। मैंने कहा तो लुट जाएंगे। अब एक गोल्डन कलर का लहंगा आपको पसंद आया बहुत ज्यादा उस टाइम पे। अब आपको ट्रेंड पता है रेड वाला था नहीं, तो गोल्डन वाला लहंगा था, काफी अच्छा था। उसकी कॉस्ट उसने बताई अराउंड 60 के अप्रॉक्स बताई थी शायद, और वो कट आके शायद 45 पे आया था लास्ट में। तो मैं कह रही हूँ क्यों कम करवा रहे हो पैसे से, जब लेना ही नहीं है ये। मैं कहा इतना महंगा मैं नहीं लूंगी, मेरे को दिल दुख गया। मैंने कहा 40-45 हज़ार का लहंगा पहनना है। मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो भैया ऐसे कर करके हमारे 2 दिन तो मेरे लहंगे की शॉपिंग में गए, 2 दिन ही गए थे। फिर जब हम नेक्स्ट टाइम गए फिर एक अंकल की शॉप पे, तो मुझे जो मैंने लहंगा शादी में पहना था वो मुझे लहंगा इतना ज्यादा एक बार में आया। सबको पसंद आ गया। हाँ, एक बार में वो लहंगा इतना पसंद आया, ट्रेडिशनल था। और वही बात होती है, अंकल ने मुझे बोला, मैंने कहा अंकल रेड मत दिखाना, कुछ और दिखा दो। तो बोलते हैं मुझे स्टार्टिंग पे बेटा हर लड़की यहाँ के यही कहती है रेड मत दिखाना, लेकिन आखिर में जाते हुए रेड ही लेके जाती है। हाँ। मैंने कहा नहीं मैं रेड लूंगी ही नहीं। जैसे भाई वो लहंगा आया, वो पूरा तभी आया था पूरा डिजाइन हो गया क्योंकि हैंडवर्क था पूरा। बोलते ये देखो, मैंने कहा बस यही डन है। फिर हंसने लग गए कि भाई ऐसे ऐसे करके होता है। ठीक है, अंकल बहुत मस्त थे। फिर इनकी बारी थी ना, तो बोलते आप भी देख लो अपने लिए। मैंने बोला नहीं ये नहीं पहनती है कुछ भी। और नीचे ही वाली शॉप से हमने इनके मेंस कलेक्शन से कपड़े लिए थे। तो और ऊपर अंकल की शॉप थी लहंगे वाले की। तो भाई इनके साथ बड़ी ट्रेजेडी आई, मैं आपको बता दूं। एक तो इनकी हमने 3 कॉस्ट्यूम बनवाई थी वहां से, इनकी शेरवानी शादी वाली, इनका कॉकटेल का कॉस्ट्यूम और इनका हल्दी कॉस्ट्यूम। हल्दी कॉस्ट्यूम जो हमने पसंद किया, सिंपल पसंद किया था, ऊपर से बास्केट पसंद की थी। उसने हल्दी कॉस्ट्यूम में कपड़ा इतना गंदा लगा दिया, पूरा ही ऐसा था ट्रांसपेरेंट और बहुत ही गंदा जॉर्जेट का। फिर उसके बाद जो उसने कॉकटेल की कॉस्ट्यूम बनाई, कम से कम 5 बार फिटिंग ली, ये लिया वो लिया। पहले वाला जो सूट बनाया कॉकटेल का वो छोटा कर दिया, ठीक है। उसके बाद इनकी शेरवानी बनाई, शेरवानी में उसके कंधे यहाँ पहुंचा दिए। इतना दिल दुखाना हमारा। सबसे ज्यादा परेशान इनकी कॉस्ट्यूम के लिए हुई हूँ मैं, बहुत ज्यादा। जब जाके ये प्रॉब्लम खड़ी कर दी ना, जूतियां बनाई उसने साइज की बना दी कि वो मेरे को भी लूज आए, क्योंकि कॉस्ट्यूम पूरी बनी थी तो जूतियां भी बनी थी नीचे की कि ये पहनना है नीचे। भाई हमारा दिमाग खराब हो गया, मेरे को हो गया गुस्सा। मैंने कहा उसको छोड़ूंगी नहीं। तो 3-4 बार का वाक्य हो गया, फिर वो सही कर करके 2-3 बार लेके आई, भाई चेंज करो।
कि हम जितनी बार भी, चलो ठीक है वो तो उनकी गलती थी, उन्होंने खराब किया, बट हम जितनी बार भी उसके पास लेके गए ना, बंदे ने हंस के मुस्कुरा के हमको कचौरी तक खिलाई है, हैंडल करना पड़ेगा भाई उसको, मतलब वो दिल का दिल का और बहुत इनको अच्छा। तो ये बोला था, मेरे को कहते हैं इनको ना आप मुझे दे दो, मैंने कहा भैया दिमाग खराब मत करो। जब उसके बाद पता मतलब लगा कि वैसे हम लोग दोनों ही, हैं। हाँ मतलब वो उनको बच्चों की तरह ट्रीट करता था, छोटा बच्चा नहीं होता, उनकी वाइफ भी बैठी होती थी, कहते थे ये तो ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप इनको मुझे हमको गोद दे दो, ऐसा बोलते हैं हमको गोद दे दो। मैंने कहा मैं बड़ी मुश्किल से मांग के लाई हूँ, उसकी माँ से आपको दे दूँ। तो ये बातें होती थी भाई वहाँ पे, तो बड़ा मजा आ रहा था उस टाइम पे। फिर जैसे कैसे करके भाई इनकी कॉस्ट्यूम, कॉकटेल की कॉस्ट्यूम इनकी दूसरी बनी थी, मैं बता दूं, मेहंदी की हल्दी की कॉस्ट्यूम इनकी दूसरी बनी थी, और शादी का जो हमने इनका पूरा कॉस्ट्यूम रेडी करवाया था, जिसके इन्होंने हालात खराब किए, वो भी दूसरा पसंद करके दूसरा बना। जो डुग्गू ने अपनी शादी के दिन शेरवानी पहनी थी, हमने सबसे पहले वो शेरवानी चूज नहीं की थी, उसके अलावा एक शेरवानी थी जिसकी उसने बिल्कुल अति कर दी थी। और लास्ट में ना ऐसा हो गया, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मैंने कहा यार ये क्यों ऐसा हो रहा है यार, शादी की कॉस्ट्यूम्स क्यों खराब हो जा रही हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जहाँ से उसकी कॉस्ट्यूम बनती है, जुतियाँ जहाँ बनती है, हम पूरे दिन पहुंच गए उसी जगह पे बैठे रहे, उसी जगह पे पूरे दिन। और भाई मेरे को लगे डर, छोटी छोटी गलियां अंदर अंदर से, मेरे को डर लगे कि यार कहाँ जा रहे हैं हम। उसने पूरे दिन टाइम पे बैठ के इनका कॉस्ट्यूम सुबह से रात तक, वहाँ पे सारे लोग ही लेके आ रहे हैं अपने कॉस्ट्यूम। हाँ लड़ के जा रहे हैं, हमें उससे देख। मैंने कहा डुग्गू इनका तो यही काम है, डुग्गू ये तो यही खराब करते हैं कॉस्ट्यूम। मैंने कहा भैया, मैंने कहा सबकी कॉस्ट्यूम खराब करते, नहीं मैडम साइज उन्होंने यही दिया था। मैंने कहा इनका भी साइज वही दिया था जो आपने नहीं बनाया। तो भाई ऐसे इवन आप ऐसे तो वहाँ बैठ के भी मैंने 10 बार ट्राई किया, 10 बार में जाके उसने सही बनाया। वो भी मेरे को मतलब मैंने बोला भाई अब तू दे दे भाई। लेकिन वो भैया अब की मैं दे आपको दे। एक बार बताती हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। रात को ना हम लेट हो गए थे लास्ट वाले दिन, जिस दिन इनके कॉकटेल कॉस्ट्यूम बनवाई हमने, वहां बैठ के बनवाई है लिटरली। तो वो लेट हो गए वहां से, और एरिया भी थोड़ा सा आपको पता है दिल्ली का भी है, और अंदर अंदर जाके तो वो हमको प्रॉपरली ऑटो तक, वो बाइक मतलब हम रिक्शा में ही थे, वो भी रिक्शा में था हमारे साथ। उन्होंने हमको ऑटो में प्रॉपर बिठाया, पूरा उसका नंबर वंबर लिया, और अपने हमको लोकेशन ली पूरा मतलब कि हम लोग सेफली पहुंच जाए। तो और बोला मैडम जाके प्लीज एक फोन कर देना। तो जो उन्होंने की वो बात थी ना, उनकी वजह से ना, मतलब उनकी जो स्माइल फेस था उसकी वजह से मैं उनको बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं पाई। फिर मैंने यही बोला, मैंने कहा भैया प्लीज बड़ी मुश्किलों से शादी हो रही है, कॉस्ट्यूम मत खराब करो मेरे दूल्हे की। तो ये सारी चीजें वही होती थी। फिर अभी मेरे लहंगा में थोड़ा टाइम लग रहा था, 20-25 दिन का टाइम वो मांगते हैं, उन्होंने महीने का टाइम मांगा था। मैंने कहा भाई इतना ही टाइम है, 1 महीने का टाइम था, तो मैंने बनवा लिया। फिर अंकल के पास में वापस वहाँ पे ट्रायल वगैरह के लिए गई, ब्लाउज वगैरह के लिए, कि भाई कपड़ा वगैरह दे दो। फिर अंकल को बोलते हैं कि इनको बोलते हैं आपके घर वर में शादी है क्या, ऐसे करके उनको ऐसा होता है कि हम कनेक्टेड हैं आपस में। लहंगे वाले अंकल की बात बता रही हूँ। तो उनको लगा कि इनके घर वर में शादी है, तो भाई जैसे रेडी होते हैं तो वैसे रेडी हो रहे। तो मैंने अंकल को भाई दे दिया सदमा। मैंने बोला अंकल हम दोनों शादी कर रहे हैं। तो बेटा क्यों मजाक कर रहे हो। मैंने कहा अंकल हम सच में शादी कर रहे हैं। तो अंकल चाय पीते पीते अंकल ने साइड, है मेरी बेटी सच कह रही है तू। मैंने बोला हाँ बहुत अच्छी जोड़ी है, बहुत अच्छी जोड़ी है। अंकल ऐसे हो गए बिल्कुल, ये तो बहुत ही प्यारी बेटी है, ऐसा हो गया बिल्कुल ही माहौल वहाँ का। तो हमको तब मजा आया ना इस वाले में, तो बहुत ही मजा आया शॉपिंग में। फिर उसके बाद हमने भाई चूड़ा, जो मेरी जिंदगी का मेन इतना बड़ा ड्रीम कि मुझे चूड़ा लेना है, कलीरे लेने हैं। फिर एक ही झटके में हमको चूड़ा कलीरे पसंद आ गए थे। तो बिल्कुल सिंपल मैंने कलीरे लिए थे, बहुत ज्यादा हैवी नहीं लिए थे। और चूड़ा मुझे जो मैंने शादी में पहना था मुझे वो बहुत पसंद आया था, और हमको सबको ही अच्छा लगा, तो हमने भाई परचेज कर लिया। अब मेन दिक्कत क्या आ रही थी भाई, मेन दिक्कत आ रही थी ज्वेलरी की। ज्वेलरी अभी वो रेंट वेंट का सिस्टम हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम शादी कर रहे थे मुंबई में, और ज्वेलरी तो मुंबई दिल्ली से कैसे ले सकती हो रेंट पे। तो इस चक्कर में हमने कहा कि चलो ज्वेलरी परचेज कर लेंगे, आ जाएगी 2000-3000 की, 4000 की आ जाएगी। हम ये मान के चल रहे थे कि ज्वेलरी 4000 की आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितने की आएगी। तो भाई अभी सिया का मेरे को आ गया, उसने मेरे को बोला सुनो ज्वेलरी ना ऐसी मत लेना जो अब चल रही है वो यहाँ पे टक्सी वाली। उसने मेरे को एक फोटो भेज दी कि इस टाइप की आपको ज्वेलरी लेनी है। अब ज्वेलरी जहाँ पे मेरे को अच्छी लगे वहां पे मेरे को नथ ना समझ में आए, फिर कहीं नथ समझ आए तो मुझे बोरला लगाना था स्पेशली, तो वो बोरला समझ में नहीं आ रहा, बोरला था ही नहीं, क्योंकि वो साइड टीके वाला फैशन बहुत ज्यादा चल रहा था उस टाइम पे, और ये जो ऐसे यहाँ पे ब्रॉड टीका होता है मुझे वो पसंद नहीं था। तो मेरे को बोरला लगाना था, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लुक चाहिए था, मतलब राजस्थानी वाला बोरला के साथ। भाई मेरा हो गया दिमाग खराब, ज्वेलरी ने हमारा था दिमाग खराब किया, दिमाग खराब किया मैं बता नहीं सकती। मेरे को ऐसा हो गया कि यार क्यों नहीं मिल रहा है यार ये बोरला, मेरे को तो चाहिए, मेरे को तो यही चाहिए। तो मैं उसको कह रही हूँ उसे को, बहन तू काम कर वहीं की ज्वेलरी से देख के मुझे फोटो भेज दे कैसी वाली आएगा, वहां से लिया राजस्थान है तो वहां मिल जाएगा।
तो हम ऐसे भाई परेशान हो रहे। फिर फाइनल डे में हम गए थे इनकी ही कॉस्ट्यूम लेने, फाइनल डिलीवरी। तो वहाँ पे हमको वो मिलते ना दिल्ली में ऐसे चांदनी चौक पे कि चलो चलो ये लेना है, कि आपको लहंगा लेना है, कि ये लेना है, कि ज्वेलरी। तो हमने कहा भाई ज्वेलरी लेनी है। हमको अंदर 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 जाके ना दुकान पे लेके गया, कहते मैं आपको दिलवाता हूँ सस्ते टिकाऊ एकदम बढ़िया आपकी पसंद की। पहुंच गई भाई में, वो अंग्रेजों की दुकान थी, लड़का वैसा घूरा चिट्टा सा बैठा हुआ था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे काफ़ी भीड़ तो आपको पता लगी रहती है। फिर हमने वहाँ पे ज्वेलरी देखी, भाई मेरे को वहाँ पे एक ज्वेलरी पसंद आ गई। उसका बोरला थोड़ा सा बड़ा था, मुझे थोड़ा छोटा चाहिए था, लेकिन ऑप्शन वही था सिर्फ बोरला में, और नथ का ऑप्शन दूसरा था। वो मैंने नथ फिर बड़ी लगवा दी, राउंड वाली। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, अब ये एटलीस्ट अच्छी लग रही है मुझे। हमें डाल वाल के देखी, जो मैंने शादी में पहनी थी वही ज्वेलरी थी वो। तो उसने उसकी कॉस्ट हमको दे दी भाई, मेरे ख्याल से पता नहीं 8,500 कुछ दी थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो वो हमको सबसे ज़्यादा महंगी पड़ी ज्वेलरी। अब मेरी शादी की ज्वेलरी सबसे ज़्यादा महंगी पड़ी। एंड नो डाउट कि वो ज्वेलरी है भी अच्छी, क्योंकि उसको आज तक कुछ हुआ नहीं है। जैसे मैं देखती हूँ कि काली वाली पड़ जाती है, तो वो कुछ नहीं है, ऐसी रखी हुई है। तो भैया ऐसे करके हमारी ज्वेलरी की शॉपिंग हो गई, हमारी कपड़ों की शॉपिंग हो गई। अब फाइनल ट्विस्ट ये था कि मैं फ्री हो चुकी थी, कि भाई हमारी कॉस्ट्यूम्स तो हो चुकी हैं, अब कोई टेंशन ही नहीं है। शादी के लिए मैंने 5 सूट खरीद लिए थे भाई। तो भाई मैंने अभी शादी के लिए 5 सूट खरीदे थे। जैसे हमारे यहाँ पाँच दुल्हन के जो 5 जोड़े होते हैं वो देने का रिवाज होता है, मम्मी घर की तरफ से ऐसा बोलते हैं, बरी बोलते हैं, बरी का सामान। तो वो मेरे को जो कपड़े भेजे थे वो मेरे को भेजे थे वीरपाल ने। उन्होंने बोला दीदी आप 5 अपने लिए, जो भी आपको लेना है वेडिंग के लिए आप ले लो। तो मैंने उसको बहुत मना करी थी कि नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा कुछ टेंशन मतलब, मेरी शादी के कपड़े हो गए बहुत है, क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था कि यार ऐसा कुछ है। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा उस पर आ गया कि नहीं आप मेरे को अगर मानती हो कुछ, ये वाली बातें हो गई थी बिल्कुल ही। वो रोने वोने वाली बात हो गई थी, जैसे मैं भी रो पड़ी। फिर बहुत ही इमोशनल मोमेंट हो गया था। तो उसने फिर वहाँ पे मेरे को ये सब चीज़ें की कि नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसे करके कसमें वसमें देके। तो फिर मैंने 5 सूट जो खरीदे थे, जिसमें से एक ये भी है, एक लाइट पिंक है, एक ब्राउन है, और 2 सूट और ग्रीन वाला खो गया मेरा सूट। सच में वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सूट था। ये मैंने 5 सूट लिए थे, और लेते हुए डिसाइड भी कर लिया था कि कौन सा सूट मैं कब पहनूंगी। तो ये सब हमारा डिसाइड हो गया था। तो भाई वो सब हुआ, और बाकी हमारे फ्रेंड्स वगैरह थे तो उन्होंने भी बहुत शॉपिंग में हेल्प वगैरह कराई उस टाइम पे। काफ़ी अच्छा था माहौल भी, और सब कुछ बड़ा अच्छे तरीके से स्मूथली हो रहा था, मस्त खाते पीते। और दिल्ली में तो आपको पता है खाने के लिए तो दिल्ली फेमस है, तो खस्ता कचौड़ी तो बहुत खाई है उस टाइम पे, खस्ता कचौड़ी ये सब। और भाई वहाँ की वो कांजी वड़ा मुझे बहुत याद आता है, क्योंकि यहाँ पे तो मिलता नहीं है ना। तो वो बड़ा अच्छा टाइम बीत रहा था। तो मेरे को ये हो गया कि चलो भाई शॉपिंग वॉपिंग निपटी, अब जो भी है शादी वादी का ही है, और हमको शादी के लिए ज्वेलरी भी क्या खरीदनी, एक मंगलसूत्र चाहिए बस। मेरे को ये हो गया था। तब तक हमने रिंग सेरेमनी का नहीं रखा था, कि हमने कहा रिंग सेरेमनी नहीं रखेंगे, एंगेजमेंट नहीं रखेंगे। तो सिर्फ हमको ये था कि सिर्फ एक मंगलसूत्र लेना है तो हो जाएगा मैनेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई इसी दौरान क्या हुआ कि प्री वेडिंग की बात हो गई कि प्री वेडिंग पे जाना है। तो दिल्ली से ही हमें प्री वेडिंग के लिए जाना था राजस्थान। सागर से बात हो गई कि भाई प्री वेडिंग है ऐसे करके। ये भी 1 महीने पहले की बात है। तो बोलता है कि, तो हमने कहा कि हो जाएगा वो तो कोई बात नहीं, कॉस्ट्यूम्स है मेरे पास काफ़ी सारी वेस्टर्न वाली, वो हो जाएगी। तो मैं कॉस्ट्यूम्स मैंने फोटोज़ भेज दी भाई कॉस्ट्यूम की। इन्होंने भी बोल दिया कि मेरे पास फॉर्मल से हो जाएगा। तो उसने भाई मेरी 4-5 कॉस्ट्यूम रिजेक्ट कर दी। कहते नहीं, कहते एक यहाँ पे चर्च का शूट होगा, एक यहाँ पे इसका शूट होगा, एक यहाँ पे इसका शूट होगा, इसके लिए ये कॉस्ट्यूम चाहिए, इसके लिए कॉस्ट्यूम चाहिए, इसके लिए कॉस्ट्यूम चाहिए। भाई हमारी तो हालत खराब हो गई। मैंने कहा यार ये तो सदमा दे रहा है, ये तो जोड़ा ही नहीं हमने, ये तो जोड़ा ही नहीं है पैसा जिसकी बात कर रहा है। अब इनको भी बोले थे को इसी की मैचिंग का ये फॉर्मल पहना थे, कोई इसी की मैचिंग का ये फॉर्मल पहना है। भाई हमारे तो लग गई बिल्कुल। उसके बाद पायल, मेरे को पायल मिली थी, और पायल से मेरी दिल्ली में बहुत अच्छी बात शुरू हुई थी, जिसने मेरी कॉस्ट्यूम सारे की सारे डिजाइन की, मैंने उससे मेरी बात की। अच्छा, पायल से ज्यादा बात तो उसी टाइम। हाँ, पायल से मैं मीटअप में मिली थी दिल्ली के एक, और उसने मुझे बोला था कि आपको कुछ भी ऐसी लास्ट जाके बोला। हाँ, उसने मुझे सामने से अप्रोच किया कि आपको कुछ बनवाना है तो आप मुझे बताओ। मेरे को तो जरूरत थी उस टाइम पे, मुझे बनवाना ही था। तो मैंने उसको बोला देख ऐसे ऐसे करके बात है, ऐसे ऐसी कॉस्ट्यूम मुझे बनवानी है। तो सारी कॉस्ट्यूम मेरी ना उस लड़की ने वो खुद ही परचेज करके लाई कपड़ा, मतलब मैंने उसको पूरा अमाउंट पे किया था, बट वो गई खुद ही थी। सारा उसने खुद गई मार्केट में, मेरे को फोटोज भेजती थी यार, बहुत बड़ी बात होती है। मेरे को फोटोज भेजती थी, और खुद ही मेजरमेंट लेने में खुद ही आती थी वो बेचारी। बहुत की है भाई उसने भी। तो उसने मेरी सारी की सारी कॉस्ट्यूम वो डिजाइन की, अच्छा खासा मेरे को, मतलब एक होता है घर वाली बात बहन के लिए करना, तो उसने वैसे ही किया। इनकी कॉस्ट्यूम हम वहाँ पे दिल्ली में खरीदते फिर रहे हैं, इस कलर की शर्ट लेनी है, वाइन कलर की शर्ट लेनी है, वाइट कलर की शर्ट लेनी है, ये करके ना हमारा ये सारा खर्चा बैठ गया था यहाँ पे अलग से, जिसको हमने काउंट नहीं किया था।
तो भाई इस तरीके से हमारी ये शॉपिंग निपटी। उसके बाद यहाँ तक भी मेरी सिर्फ एक चीज रह गई थी जो हमने नहीं ली थी। वो क्या था? वो थी मेरी सैंडल शादी की, जो हमने नहीं ली थी दिल्ली से। एक दो बार गए थे देखने, लेकिन हमको पसंद नहीं आई तो हमने नहीं ली वहां से। मेरा मन ये था कि डुगू रहने दो, मैं देख लूंगी, मैं कुछ और पहन लूंगी, ऐसा हो गया था। क्योंकि ऑब्वियसली यार अमाउंट भी बहुत ज्यादा लग चुका था, तो मुझे ये था कि यार बहुत ज्यादा पैसा क्या खर्च करना है, ऐसा था। और मेरे पास थी एक दो नहीं, तो मैंने कहा यार उसमें से पहन लूंगी, ऐसा मेरे मन में आया। तो ये सब चीज़ें चलती रही भाई हमारी। फिर हमारी जो शॉपिंग वॉपिंग होने के बाद हम कुछ टाइम पे दिल्ली रहे। फिर हमने मतलब कि ये हमारे बीच में ये डिस्कस हुआ कि अब शादी जो फाइनली अब डेट फाइनलाइज हमारी हो ही गई थी 4 अक्टूबर, और हमने फिर वहाँ पे विला बुक किया था 3 और 4 का। अच्छा, हमने विला भी 3 और 4 का बुक किया था पहले, मैं आपको बता दूँ। नहीं, बस ये चीज़ बता रही हूँ। हमने विला भी 3 और 4 तारीख का बुक किया था। 3 तारीख को हल्दी और 4 अक्टूबर को शादी और 5 को चेकआउट। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि हमको एक दिन और एक्स्ट्रा बुक करना पड़ा, जिसका हमें फाइनेंशियली एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ा। और इसी दौरान मेरी इनसे ये बात हो रही थी कि भाई अब शादी जब फिक्स हो चुकी है, 1 महीना बाकी रह गया है, तो अब क्या करना है? अब परिवार वालों को शादी में बुलाना है, मतलब कि इनविटेशन देना है, सामने से जाके बोलना है। इस पे हमारी बातचीत चल रही थी। तो आगे इस मैटर में और क्या हुआ, हमने ऐसा किया या नहीं किया, आगे की कहानी आती है। आगे की कहानी कहाँ पहुंची, आगे इस मैटर पे क्या हुआ, हमने आगे किया क्या नहीं किया, तो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। चुप हो जाओ आप, मेरे दिमाग खराब मत करो भाई। मैंने मच्छरों में जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं सारे मच्छरों को खून करना चाहती हूँ। मुझे इस पे तो अब आगे क्या हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ, हम मजाक उड़ाती है। तो चलो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। भाई एडिट भी करना होता है ना, इसलिए मैं थोड़ा मतलब कम रखती हूँ। अब तो बहुत ज्यादा रखने लग गए, पहले तो हम 20-15 मिनट ही रखते थे। 15 मिनट सही में। तो आगे की कहानी बताऊंगी आपको गाइस आगे, और फाइनेंशियल खर्चे और आगे कैसे बढ़े। यहाँ पे कुछ खत्म नहीं हुआ, ये तो शुरू हुआ। आगे कैसे बढ़े फाइनेंशियल खर्चे, वो कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं आपको आगे की स्टोरी में बताऊंगी। अच्छा ठीक है, बात करेगी मैंने कहा कैमरा पे, शर्म नहीं आती तुझे? चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। ऐसे हंसती क्यों है? मुझे तो इसमें बहुत हंसी आती। तो आगे क्या हुआ, अरे हाइट क्रिएट करनी पड़ती है ना, बताऊंगी अगले गाइस के साथ हाइट क्रिएट। मैंने सोच रही थी तो अभी बोलेगी ये आगे क्या हुआ कैसे हुआ। चल बाबू, सारा